देखिए, मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी जो है, वो कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक तरह से आप देखें तो आखिरी जो बड़े लीडर हैं माओवादी संगठन के, सीपीआई माओइस्ट के, क्योंकि आपने देखा कि विगत महीनों में जो तमाम उनका शीर्ष लीडरशिप है, वो कमोबेश खत्म हो गया। काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया, कई लोग मारे गए। जनरल सेक्रेटरी उनके जो सुप्रीम कमांडर थे वो भी मारे गए। और काफी सारे लोगों ने सरेंडर किया छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और भी कुछ जगहों पर जहां वो सक्रिय थे। तो मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी एक आखिरी पड़ाव इस चैप्टर में, जो लड़ाई माओवाद के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने चालू की, भारत सरकार ने चालू की, उसकी एक आखिरी कड़ी माना जाएगा। लेकिन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे समय में जब कई सारे शीर्ष नेता जो मिसिर बेसरा से भी सीनियर थे, उन्होंने सरेंडर करना ठीक समझा। मिसिर बेसरा जो है आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि मैं ये जो उनकी लड़ाई है वो जारी रखूंगा एक तरह से। तो आखिरी लड़ाई हमको मालूम था, कई विशेषज्ञ जब भी हम स्पेशली झारखंड में जब हम सुरक्षा बलों से मिलते थे या माओवादियों के साथ भी जब एम्बेड होते थे, एक सेंस ये होता था कि माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, वो सारंडा के जंगलों में लड़ी जाएगी। और आपने देखा कि पिछले कई महीनों में कई बार हमारे पास खबर आई कि जो मिसिर बेसरा है वो सारंडा के जंगलों में फंस गए हैं और वहां पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन आखिरकार वहां से थोड़ा दूर वो गिरफ्तार हुए, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि मिसिर बेसरा उन बिल्कुल मुट्ठी भर लोगों में, दो तीन लोगों में से है जो सीपीएम माओइस्ट की शीर्ष लीडरशिप तक पहुंच पाए एज आदिवासी, है ना। क्योंकि लीडरशिप तो या तो तेलुगु था या दूसरे इलाकों से था। शीला दीदी को छोड़ के, और जो हिडमा जो बाद में मारे गए, बाद में सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर बने, उसको छोड़ के और कोई आदिवासी इस तरह का लीडरशिप सीपीएम हाउस में नहीं था। तो उस दृष्टि से भी ये गिरफ्तारी जो है काफी महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी बात, ये झारखंड के लिए स्पेशली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अब कुछ नेता अभी भी सक्रिय होंगे, कुछ माओवादी कमांडर अभी भी सक्रिय होंगे, लेकिन ये इसकी गिरफ्तारी जो है, मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि झारखंड का भी जो माओवाद के साथ एक सफर था वो खत्म हुआ। तो सर, एक जो 2008 की जो मुलाकात हुई थी आपकी रांची में शायद, तो वो उस मुलाकात में क्या बॉडी लैंग्वेज था, और क्या जो अब तो जो गिरफ्तार हो गया बहुत समय बदल गया, तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो आप उस वक्त नहीं लिख पाए हो कई वजहों से हो सकता है, और क्या लग रहा था कि ये इतना बड़ा जो लीडर हो जाएगा, और हालांकि उस वक्त भी बहुत चरम में था माओवाद, लेकिन लग रहा था कि अंत होगा, इतना टाइम लग जाएगा अंत होने में माओवाद का। देखिए, उस वक्त स्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त जो सीपीएम हाउस है, कुछ ही साल हो गए थे उसका गठन हुए, और स्ट्रेंथ वाइज वो अपनी पीक पे था। आपको याद होगा कि उसी वक्त 2008-9 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उन्होंने नक्सलवाद को इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था। तो उस वक्त इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में जो माओवादी आंदोलन है वो फैला हुआ था। कई जगहों पर वो इतने पावरफुल हो गए थे कि एट विम कहीं पर भी वो सुरक्षा बलों पर हमले कर पा रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो काफी डाउन था माओवादी जो छापा मार है उनके मुकाबले में। हम लगातार उस वक्त, मुझे याद है, झारखंड और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और गढ़चिरौली, उसके उसके मैंने काफी उस वक्त सफर किए हैं, भीतरामदा में, और ये सारी जगहें जो है झारखंड में, लातेहार, डाल्टनगंज, इन सब जगहों पर हम, गिरिडीह, इन सब जगहों पर हम लगातार घूमते रहे। लेकिन उस वक्त भी 2008 में जब मिसिर बेसरा गिरफ्तार हुए, उस वक्त भी वो एक बहुत बड़े नेता थे।
एक तरह से सीपीएम माओइस्ट के। आपको याद होगा कि वो उस वक्त भी ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो सीपीएम माओइस्ट का है उसके इंचार्ज थे। गिरफ्तारी से बिल्कुल पहले ही एक बहुत बड़ी कांग्रेस जो उनकी एक मीटिंग होती है जो बिहार के जंगलों में ही हुई थी 2008 से, उसकी सारी सिक्योरिटी का जिम्मा मिसिर बैसरा के हाथ में था। लेकिन उस वक्त जो गिरफ्तारी हुई वो एक एक्सीडेंट थी। वो चाय पीने बाहर जा रहे थे और वो अचानक कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस का लक होता है और वो उनके हत्थे चढ़ गए। मुझे याद है कि उस वक्त जब वो गिरफ्तार हुए, सुरक्षा जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया उनको मालूम भी नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि उस वक्त उनकी फोटोज कुछ थी नहीं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी। लेकिन बाद में जब कार्डर से उन्होंने टैली किया तो पता चला ये मिसिर बैसरा है। तो उसी वक्त 2008 में जब वो जेल में थे उस वक्त मेरी मुलाकात उस वक्त हुई। पहले तो कुछ वक्त लगा उनको ये समझाने में कि मैं सिक्योरिटी एजेंसीज का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा नेता गिरफ्तार होता है तो कई सुरक्षा एजेंसियां, कई खुफिया एजेंसियां जो है वो इंटरव्यू करती हैं या इन्वेस्टिगेट करती है, इंटरोगेट करती हैं। तो उन्हें तो पहले ये महसूस हो रहा था कि हो सकता है मैं भी किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी हूँ या किसी सीआईडी का आदमी हूँ या किसी और एजेंसी का आदमी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा उनको पुराना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ा, मुझे कुछ नाम लेने पड़े जिनको मैं जानता था माओवादी आंदोलन में, कुछ कोड वर्ड में जानता था, जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि नहीं ये सचमुच में पत्रकार हैं और ये एक जिज्ञासा जो पत्रकार की रहती है वो सच की जिज्ञासा है, ना कि इस चीज के लिए कि ये भांपने के लिए कि सीपीएम माओइस्ट क्या कर रही है। तो उसके बाद वो थोड़ा खुल गया। मुझे एक दृश्य बहुत अच्छे से याद है कि जेल परिसर में जब हम मिले तो मिसिर बैसरा को बहुत ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों। हालांकि इतने कोई ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन वो उन्हें ठंड लग रही थी। वो फिर उनको एक शॉल उनके पास था, वो उन्होंने लपेटा, उससे थोड़ी उनको ठंड से राहत मिली। उसके बाद उन्होंने काफी बताया। मुझे इस बात की जिज्ञासा थी कि उनके जैसा आदमी जो एकदम रूरल पृष्ठभूमि से निकला और आदिवासी समाज से हैं, वो सीपीएम माओवादी आंदोलन से कैसे जुड़ा। उस वक्त हमें याद है कि सीपीएम माओइस्ट का तो गठन हो गया था, लेकिन ये वाला जो भाग है भारत का, बिहार झारखंड, इसमें जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर है एमसीसी, वही ज्यादा सक्रिय था। जमशेदपुर के पास मुझे याद है जब सुनील महतो, सांसद सुनील महतो की हत्या की होली के दिन पे, जहां तक मुझे याद है डुमरिया उस गांव का नाम था, या भगूरिया उस गांव का नाम, डुमरिया गांव तो गमरिया जी। गमरिया। तो जब मैं वहां गया तो जब उनकी हत्या हुई और जब वहां फायरिंग हुई तो सारे लोग ये भाग गए चलाते हुए, एमसीसी चलाते हुए भाग गए। तो उनके दिमाग में सीपीएम माओइस्ट जैसी कोई एंटिटी नहीं थी, उनके लिए एमसीसी ही थी। तो एमसीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो थे मिसिर बैसरा थे, किशन दा के साथ, जो प्रशांत बोस है उनके बहुत बड़े लीडर थे, उनके साथ ही उनका उठना बैठना था। तो मुझे इस बात की जिज्ञासा थी कि वो शुरुआत के दिनों के बारे में बताया है कि जब माओवादी आंदोलन इतना तगड़ा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, और जो स्क्वाड्स है माओवादियों के वो छोटे छोटे गांव में घुमा करते थे अपनी पैठ बनाने के लिए। तो उस वक्त क्या माहौल था उसके बारे में उन्होंने बात की। अपनी निजी जीवन के बारे में बात की कि वो माओवादी आंदोलन से कैसे जुड़े, उनके बचपन के कुछ इंसिडेंट है, जो लैंडलॉर्ड्स के साथ कोई इंसिडेंट है, या जो उन्होंने इनइक्वालिटी देखी अपने अपने ग्रामीण परिवेश में उस वक्त, जिन्होंने उनको प्रभावित किया। और उसके बाद मेरे ख्याल में 1985 में एक कल्चरल ट्रूप आया वहां पर माओवादियों का, जो गाना बजा के, जैसे गदर एक कल्चरल ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। तो उससे काफी लोग जो माओवादी आंदोलन से जिनका मैंने साक्षात्कार किया है, इंटरव्यू किया है, तो काफी लोग उनसे भी प्रभावित होकर माओवादी आंदोलन में चले गए, क्योंकि उससे जाहिर सी बात है जब वो एक गाना एक तरह से गाते हैं तो उससे काफी लोग प्रभावित होते हैं, उनके दिल में वो बात रहती है। तो मिसिर बैसरा के दिल में भी वो बात रही, और उसके बाद वो अपना जो सिविलियन लाइफ है एक तरह से वो छोड़ के फिर वो माओवादी नेता है। धीरे धीरे वो उठे, उन्हें कई रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, उसके बाद वो जाहिर तौर पर है कि वो शीर्ष नेता बने। आखिर में मैंने उनसे ये पूछा कि
अगर वो छूटे किसी तरीके से तो क्या वो वापस जाना पसंद करेंगे? तो वो उस बात को लेकर हल्के से मुस्कुराए और कहा कि अ, वापस नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जब मैं वापस जाऊँगा तो जो मेरी पार्टी है वो मेरा विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एक पार्टी होती है, इंसर्जेंसी पार्टी होती है, उसकी उसका लेवल ऑफ सस्पिशन हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। उसको ये लगता है कि जो बाहर से आया है वो हमेशा ये तय मान के चलता है कि ये खुफिया एजेंसी उनके साथ मिल गया होगा या पुलिस के साथ मिल गया होगा। लेकिन 1 साल के बाद हमको पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं। 2009 में जब लखीसराय से उनके कॉमरेडों ने उनको छुड़वाया, तो वो किसी तरीके से फिर वापस सीपीएम माओवादी का हिस्सा बने और उसके बाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ उन्होंने निभाई। इनफैक्ट जब बसवराजु की जो जनरल सेक्रेटरी उनकी जो जो जब वो मारे गए, तो उसके बाद हम में से कई लोगों को लग रहा था कि शायद मिसेस बेसरा को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, क्योंकि वो सीनियरिटी भी है और उस वक्त की मांग भी ये थी कि किसी आदिवासी चेहरे को सामने लाया जाए। हिडमा भी उसके बाद मारा गया, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उससे पहले वो जो है पूरी पार्टी डिसमेंटल हो गई और मिसिर बेसरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें सर जो मिसिर बेसरा के बारे में जो हम लोग पढ़ भी रहे, आपने भी लिखा कि जब सीपीआई, माओवादिस्ट या एमसीसी, उनके पास हथियार नहीं होते थे और मिसिर बेसरा ने हथियार जमा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो ये एक बड़ा रोल भी था और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, जो सुरक्षा बल के लिए भी है कि एक ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ा या गिरफ्तार कर लिया, जो कि हालांकि उनके मारे जाने की खबर भी कई बार आई, लेकिन वो हमेशा बच कर निकल गए। तो ये एक उनकी भूमिका संगठन के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, ऐसा इतनी एक्सपीरियंस और नेता खड़ा करना किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी इंसर्जेंट मूवमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे लोग अब मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते, किसी भी इंसर्जेंसी का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि अब देखिए 40 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है पार्टी के अंदर। वो उस एरिया को, जिस एरिया से गिरफ्तार भी हुए, उसको बहुत भली भांति जानते हैं। चूंकि सीपीएम माओइस्ट संगठन के तौर पर एक वेल ऑयल्ड सिस्टम के तौर पर चलती थी। मतलब आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश तक, नीचे तक, इवन केरला तक कई मामलों में, तो एक पूरी मशीन जो थी बहुत सुचारू रूप से चलती थी। तो उसका एक बड़े भाग को सुचारू रूप से चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, अपना दायित्व होता है, जिसको मिसिर बेसरा हम जानते हैं कि बहुत ही बखूबी उन्होंने काम किया इस पूरे समय में। और जैसा आपने कहा कि आपकी बात सही है कि वो आम जुटाने में, चूंकि माओवादियों के पास हथियार कम कम थे और वो पहले तो रूडिमेंट्री वेपन, जैसे उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में बताया कि कहीं कहीं डबल बैरल गन हुआ करती थी, या छोटी मोटी बिल्कुल जो देसी गन है, पिस्टल है या छोटी राइफल है, जो बिहार की किसी फैक्ट्री में बनी, या उस तरह के हथियार हुआ करते थे। लेकिन मिड 2000s में वो हथियारों की भरमार हुई, क्योंकि उन्होंने काफी सारे पुलिस आर्मरीज को लूटा। आपको याद है नयागढ़ उड़ीसा में एक बहुत बड़ी आर्मरी लूटी और वहां से इतने हथियार निकाले कि वो आखिर में वो काफी सारे हथियार पीछे छोड़ के गए, क्योंकि वो उतने हथियार ही नहीं उठा पाए जितने हथियार उनको उस आर्मरी से मिले। उसके बाद सीपीएम हाउस के कुछ शीर्ष नेताओं का ये भी काम था कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, एनएससीएन खासकर, उनके द्वारा चाइना से कुछ हथियार लाए जाए। 2009-10 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उसका भी काफी भंडाफोड़ किया। एक एंथनी शिमरे हुआ करते थे एनएससीएन के, एक कमांडर ही आप उसको कह लीजिए, वो गिरफ्तार हुए। रॉ ने उनको गिरफ्तार किया पटना रेलवे स्टेशन से, क्योंकि वो उनके लिए हथियार मुहैया कर रहे थे। कलकत्ता में दबिश हुई काफी उस वक्त। मुझे याद, दीपक नाम का एक कमांडर जो इस पूरे चेन का हिस्सा था, उसको 2010 में गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू हुआ, जो चिदम्बरम साहब के टाइम 2010 में चालू हुआ, उसका 2014 से उसको और ताकत मिली और सड़कें बनी, मोबाइल नेटवर्क बने। मैं सुरक्षा बलों से उनका श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ, सुरक्षा बलों से बात करता हूँ, मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमने जो किया वो किया,
लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए, वो दो बड़े हाथ हैं। एक तो ये है कि मोबाइल नेटवर्क हर जगह आ गए हैं, जी है ना। तो पहले क्या होता था, आप झारखंड से वाकिफ हैं, तो हर जगह कमोबेश यही स्थिति होती थी कि हम अंदर जाते थे तो कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होता था। तो अगर अगर किसी गांव में आपका कोई इन्फॉर्मर भी है और अगर माओवादियों का कोई दस्ता रात को आता है और आपके पास रहता है, आपके पास अ, कोई कोई साधन नहीं है ये खबर जो है सुरक्षा बलों तक पहुंचाने का, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो गई। दूसरा, कई जगहों पे ये देखा गया, बस्तर में खासकर ये मैंने देखा, खुद भी देखा और मेरे जो मित्र हैं वो भी बताते हैं। अ, देखिए, माओवादी आंदोलन इस बात पे पूरा खड़ा किया गया और बिल्कुल सही कारण थे उसके, कि एक बहुत बड़ा तबका जो है भारत देश का, आदिवासी है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, इन तक भारत के संसाधन नहीं पहुंच पाए। मतलब ये जो पूरा एरिया हम कहते हैं झारखंड से लेकर नीचे तक, इसके नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, आपको मालूम है, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज के जिस पर मालिकाना हक होना चाहिए था, जिन लोगों का हक होना चाहिए था, जिन गरीबों की दशा और दिशा इस नेचुरल रिसोर्सेज से बदली जा सकती थी, जमीन के मामले हैं, लैंड एलिनेशन का मामला है, तो इन्हीं मामलों के आधार पर इसी पृष्ठभूमि पर माओवादी आंदोलन इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि माओवादियों ने लोगों को, आदिवासियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो उनके हक के लिए लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ना चालू भी किया। लेकिन कहीं बीच में बहुत जल्दी ही वो अपने पथ से भटक गए। उनकी जो पूरी ताकत है, उन्होंने स्टेट फोर्सेस को लड़ने में झोंक दी। ये मैंने कह रहा, कई सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे बेला भाटिया बड़ी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के कई आर्टिकल्स में ये बात कही है, क्योंकि चूंकि उनका फील्ड रिसर्च बिहार से था, भोजपुर से था, उन्होंने भी माओवादी आंदोलन को काफी नजदीक से देखा है। दूसरा ये हुआ कि विगत कुछ वर्षों में जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर बढ़ा, माओवादी जो लीडर हैं वो भी बौखला गए बहुत। उस बौखलाहट में उन्होंने जिन लोगों की सुरक्षा का, उनकी जिंदगी बदलने का जिम्मा उठाया था, वादा किया था, उन्हीं के खिलाफ हो गए वो। मुझे कई सारे केसेस ऐसे मालूम है, तेलंगाना में, बस्तर में, झारखंड में, जहाँ पर छोटी छोटी बातों पे, किसी सस्पिशन पे, किसी शक के बिना पर भोले वाले ग्रामीणों की हत्या की माओवादियों ने। तो इससे भी कई जगहों पर जो है वो गुस्सा पनपा। बस्तर में मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड एविडेंस मुझे मालूम है। झारखंड में मैंने कुछ टाइम से वक्त ट्रैवल नहीं किया, इसलिए मैं झारखंड के बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बस्तर में मुझे मालूम कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जो माओवादियों की मूवमेंट है, लीडरशिप की मूवमेंट की जो खबर है, वो वहाँ के आदिवासियों ने खुद जाके पुलिस को दी। कई जगहों पर, जैसे झारखंड में भी एक दो घटनाएं वैसी हैं, वहां पर खाने में जहर भी मिला दिया गया, जिससे माओवादी जो कमांडर है कुछ मारे गए। तो ये आइसोलेशन जो है, जो लोगों से कटना, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप, कोई भी इंसर्जेंसी बिना लोकल सपोर्ट के नहीं चल सकती। और जैसे ही वो लोकल सपोर्ट धीरे धीरे खत्म हुआ, या बिल्कुल खत्म हो गया कई जगहों पर, तो उसका खामियाजा जो है माओवादी संगठन को भुगतना पड़ा। जी सर, यहाँ बस्तर में हिडमा के मारे जाने के पहले भी हमने देखा कि एक साथ कितने जो माओवादियों को मारा गया, वो तरीका, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हिडमा को लेकर वहां पर अभी भी जो गाने बन रहे हैं और जिस तरह से स्थानीय लोग उनको याद करते हैं हीरोइक फिगर के तौर पर, वो अब बस्तर में या छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति और झारखंड, दोनों राज्यों में क्या फर्क आपको नजर आया माओवादियों के पूरे आंदोलन में? देखिए, अंतर बस वही है, जो मेन अंतर ये था कि बिहार झारखंड का जो आंदोलन है उसमें एमसीसी ज्यादा सक्रिय थे, और इस तरफ पीपुल्स वॉर ग्रुप, पीडब्ल्यूजीसी जिसे हम कहते हैं, जिसका शीर्ष नेतृत्व तेलुगु काडर से आता है। आमतौर पर यह देखा गया कि, और इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि पीडब्ल्यूजी का काडर जो है,
वो एनसीसी के मुकाबले में ज़्यादा डिसिप्लिन रहता था। उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है वो एमसीसी के मुकाबले में ज़्यादा पुख्ता थी एक तरह से। और बिहार झारखंड के जो माओवादी कमांडर हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर बिहार और झारखंड के समाज में जो कुरीतियां हैं कास्ट को लेकर, उसको लेकर, उससे वो ऊपर नहीं उठ पाए। कई जगहों पर हमने ये पाया। दूसरा, चूंकि कई जगहों पर अगर डिसिप्लिन की कमी रहती है तो बिहार झारखंड में ऐसा भी हुआ कि एमसीसी के साथ कई सारे ऐसे अराजक तत्व जिसे लुम्पन एलिमेंट कहते हैं, जो एक समाज में गुंडाई करते हैं या क्रिमिनल एलिमेंट होता है, वो भी कहीं कहीं एमसीसी के साथ जुड़ गया। और उसका रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, खासकर बिहार में कई जगहों पर उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। बस्तर में इस तरह की स्थिति नहीं थी। हिडमा की आपने बात की थी कि हिडमा लोकल आदमी है वहां का, और यंग था और इतने सालों से लड़ रहा था, तो उसकी एक इमेज है, एक रॉबिन हुड जैसी इमेज है। उसके अपना जो एरिया है, पुवर्ती का एरिया जो है और उसके आसपास कोई एरिया जो है, वहाँ उसकी एक इमेज है। और उसी इमेज का जो सिंबोलिज्म है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, गाने की वीडियो या जो लोकल फोकलोर का वो हिस्सा है, वो तो जाहिर सी बात है और वो कुछ वक्त तक रहेगा। लेकिन इस सारे डिबेट में, जो भी मैं डिबेट कर रहा हूँ इस वक्त विवेक आपसे, या जो भी मैं लिख रहा हूँ, उसमें एक बात मैं हमेशा बार बार लोगों को सचेत करने की कोशिश करता हूँ या उस तरफ इशारा करने की कोशिश करता हूँ, ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माओवादी आंदोलन पहले खड़ा क्यों हुआ। माओवादी आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ, जैसे मैंने पहले इशारा किया, क्योंकि समाज में एक बड़ा वर्ग जो है वो नेहरूवियन 5 ईयर प्लान, जो भी वेलफेयर स्कीम्स है सरकार की, उससे वंचित रहा। और अब सरकार ने कहा है कि साहब हम इन पूरे इलाके में डेवलपमेंट लाएंगे। ठीक है, हमने देखा जैसे मलकानगिरी का इलाका है उड़ीसा में, जो कट ऑफ एरिया कहते थे, 151 गांव हैं। वो आपको याद होगा फरवरी 2011 में हमारे एक मित्र थे डिप्टी कलेक्टर विनील कृष्णा, उनका अपहरण भी हुआ, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उस वक्त वो कई सालों से, कई दशकों से एक नदी है वहाँ, गुरुप्रिया नदी, उस पर एक पुल बनने की बात थी, उस पर पुल नहीं बना। वो मेरे ख्याल से 2021 में, जहाँ तक मुझे याद है, वो अल्टीमेटली बना। उस तरह का डेवलपमेंट आया, सड़कें बनी, है ना, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनी। अब बस्तर तो पहचान में नहीं आता। मुझे याद है जब मैं छोटा था, इन माई 20s, जब मैं बस्तर जाता था, तो रायपुर से उस वक्त साधन बहुत कम हुआ करते थे, और यहाँ संपादक उनको ये समझ में नहीं आता था कि माओवादी आंदोलन कितना बड़ा हो रहा है, और हमें उस बात का अंदाजा मिल रहा था, और कोई ट्रैवल के लिए हमको पैसा नहीं मिलता था। तो हम रायपुर से बस में बैठ के जाते थे, पिछली सीट पर ऐसे शॉल वगैरह ओढ़कर हम जाते थे। तो वहाँ दंतेवाड़ा पहुंचने में 14-14 घंटे लग जाते थे। मतलब सड़कों की ऐसी बुरी हालत थी। तो अब तो बस्तर में ये हाल है कि मतलब 80-80 फीट सड़क बन रही है, और कई जगहों पे अंदर इंटीरियर ऐसी सड़क बन गई है, इतनी चौड़ी सड़कें बनी हैं। मुझे लगता है गुड़गांव में वैसी सड़कें हैं जैसी बस्तर में कई जगहों पर फैलाई गई है। कई जगहों पर वो डामर ले हो रहा है उस पे सड़कों पे। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि सड़कें बनाए जाए और मोबाइल नेटवर्क लाया जाए, या कंप्यूटर दिए जाए स्कूलों में? क्योंकि कई सारे जो वेल मीनिंग लोग हैं आदिवासी समाज में, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, या जिनको इन चीजों से एक डर होता है, एक उनको लगता है कि चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं, वो कई बार ये भी कहते हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो वहां से संसाधन लूटने के लिए हो रही हैं, और सारा जो वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नसीहत चाहता है तो यही नसीहत होगी कि माओवादी आंदोलन तो खत्म हो गया, ठीक है। हमें ये लग रहा था कि माओवादी आंदोलन खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी खत्म होगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो एक के बाद वो गिरते गए। इतनी जल्दी खत्म होगा इसकी मुझे
मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स इतने शीर्ष नेता मारे जाएंगे या सरेंडर करेंगे। अब हो गया, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद भी कोई ऐसी स्थिति ना बने कि वहां का जो आदिवासी समाज है, आदिवासी वर्ग है, जो लोग वहां रहते हैं, अभी भी गरीबी तंगहाली में रहते हैं। आपने देखा झारखंड में भी कोई स्थिति अलग नहीं है। जी जी कहीं ऐसा ना हो कि ये संसाधन कोई और लूट के ले जाए और आप उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन पकड़ा दें और एक सड़क बना दें और उसके बाद कहें कि आप राम भरोसे हैं। तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट जो है, माओवादी आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन इस तरह के मूवमेंट का एक पटकथा वहां फिर ना लिखी जाए। इस तरह की भूमि आप ग्राउंड उसके लिए पनपने के लिए कहीं खुला ना छोड़ दें, ये मेरा डर है। जी। और ये सिर्फ डर है या सच है, ये अगले 4 से 5 साल में आपको पता चल जाएगा। इसमें यही सवाल सर यही कि देखिए उड़ीसा में हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरह से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी जो अपने जंगल जमीन को लेकर, झारखंड में भी कभी ये तो एक जो भरोसा सरकार के प्रति है, जो चुनी हुई सरकार के प्रति भरोसा कॉरपोरेट घरानों की वजह से, और बड़ा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सब जंगल खत्म हो जाए और आदिवासी हो उनके लिए जंगल कितना महत्वपूर्ण है, ये सरकार अभी भी नहीं समझ पा रही। मेरा इसमें सवाल ये है कि जो मिसिर बेसरा से जो बातचीत हुई और दूसरे जो माओवादी टॉप लीडर्स जिनसे आपकी बातचीत हुई, वो मिडिल मिडिल क्लास को लेकर क्या कहती है और उनके आंदोलन आके मिडिल क्लास के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है विवेक, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने 2 इंटरव्यू गणपति के साथ किए हैं। एक फिजिकल इंटरव्यू 2009 में जो हुआ, और उसके बाद मैंने एक ईमेल क्वेश्चनर उनको 2010 में भेजा था, काफी लंबा इंटरव्यू। उसमें एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अगर गिरिडीह जब गिरता है तो गुड़गांव कितना दूर होगा हमसे। उसकी हमने हेडलाइन, जहां तक मुझे याद है, यही लगाई थी, इफ गिरिडीह फॉल्स हाउ फार कैन बी गुड़गांव। तो एक मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको मालूम होगा कि एक 2007 में किसी शीर्ष माओवादी कार्डर के लैपटॉप से एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बरामद हुआ था, जो सीपीएम माओवादी का अर्बन डॉक्यूमेंट था, जिसमें उन्होंने अर्बन प्लानिंग की थी कि शहर में ये जो तथाकथित रेवोल्यूशन है, क्रांति, इसको कैसे लाया जाए। तो इसके लिए काफी लंबी चौड़ी उनकी जो तैयारियां थी, प्लान था, ब्लूप्रिंट एक तरह से कहा जाए, वो उनके पास था। तो उसमें कई तरह की चीजें हैं कि जहां जहां मजदूर यूनियनें हैं। अभी आप देखिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, गुड़गांव में आपको याद होगा, जब आप और हम साथ में काम करते उस वक्त एक बहुत बड़ा होंडा फैक्ट्री में, आपको याद होगा, बहुत यहाँ गुड़गांव में लाठीचार्ज हुआ था। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा कि नोएडा में कई सोसाइटीज में क्या हुआ, और किस तरह की कई जगहों पर पुलिस ब्रूटैलिटी भी देखने को मिली। किस तरह उस आंदोलन को, जो जेन्युइन आंदोलन है कि किसान फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है और कई जगहों पर लिविंग कंडीशंस क्या हैं, उसको किस तरह तोड़ा गया। तो इसी का फायदा उठाकर जो है वो माओवादी जो संगठन है, वो कई कई जगहों पर काम करना चाहता है। आपको याद होगा कोबाड़ गांधी भी यहाँ से, जो उनके शीर्ष नेता थे, आइडियोलॉग, वो 2009 में यहाँ दिल्ली में मदनपुर खादर एक जगह है, बस्ती है, वहां से गिरफ्तार हुए। इसी तरह कई सारे नेता इधर उधर जो फैले हुए थे चेन्नई में, वो आप सिक्योरिटी एजेंसी से कभी नहीं सुनेंगे। सोलीपेटा कोंडल रेड्डी कहाँ मारे गए, सखामुरी अप्पा राव कहाँ गिरफ्तार हुए, कहाँ मारे गए, ये अलग अलग सिटीज में फैले थे। और कहीं ना कहीं वो इसी अर्बन डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए वहां गए थे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भारत का मध्यम वर्ग है, ये भारत का शाप और वरदान दोनों है। शाप इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास अपनी ही मुसीबतों में ऐसा गिरा रहता है कि उसे देश में क्या हो रहा है और गरीब के साथ क्या हो रहा है, उसकी चिंता, वो इतना वो एपैथेटिक होता, उदासीन होता है कि उसको और किसी चीज की चिंता नहीं होती। मैंने अभी कुछ महीने पहले एऑन एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट बाहर इंटरनेशनल, उसके लिए एक बड़ा लेख लिखा माओवादी आंदोलन पर। उसमें मैंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, आपको मालूम है, यहाँ
काफी लोग गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं, हमारे पास ही गेटेड सोसाइटी, उसमें मेरे एक मित्र रहते हैं। तो उन्होंने वहां बंदरों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पार्कों में पिंजरे लगाए, उसमें बंदर को लालच देने के लिए उसमें एक जगह केला लगाया उन्होंने। जी। और कुछ टाइम के बाद जो गार्ड देखने गया तो पाया कि बंदर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो केला किसी ने चुरा लिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी गुरुग्राम में, जहां पर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां और ये तमाम तरह के काम करते हैं, अभी मुझे डाइट कोक चाहिए, मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लूंगा, 5 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस आए ना आए, लेकिन डाइट कोक 5 मिनट में आ जाएगा। ऐसे शहर में कोई आदमी इतना भूखा है कि वो बंदर के पिंजरे से उसने केला निकाला, लेकिन उसकी वो जो सोसाइटी है, जो उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा, और उसमें इस चीज का चिंता करने के बजाय कि एक आदमी आपके आसपास, आपके जो उर्दू में कहते हैं आपके माशरे में इतना भूखा है कि वो बंदर के पिंजरे से एक केला चुरा गया, उसमें मिडिल क्लास की चिंता ये है कि हमें यहाँ सीसीटीवी लगाना चाहिए ताकि हम देखें कि आदमी कौन चुरा रहा है। तो ये मिडिल क्लास का एक उदासीन रवैया है, जिसके चक्कर में कभी उस तरह की क्रांति हुई नहीं। मुझे याद है, अब मुझे अलग अलग चीजें याद आ रही है। मुझे याद है मेरे एक बहुत मित्र हैं जो एक जगह होटल चलाते हैं, तो मैंने वो एक बार मैं उनसे बात कर रहा था कि आपके यहाँ वर्कर कौन काम करता है और सारे वो क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो वर्कर के जो बैरक्स है उसमें सबसे जरूरी चीज जानते हो क्या? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा टीवी। मैंने कहा टीवी, वो क्यों? कहा क्योंकि जब वर्कर 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, वो वापस जाता है और वो टीवी खोल के टीवी देखना शुरू करता है। उससे इस बात का समय नहीं मिलता कि वो अपने जीवन के बारे में सोचे कि मैंने 12 घंटे 14 घंटे काम किया है। एक आइडियल जीवन जो समाजवाद के हिसाब से या वामपंथ के हिसाब से जो अच्छे जीवन की कामना करने वाले लोग हैं या उसका सपना देखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि 24 घंटे में 8 घंटे काम के लिए होना चाहिए, 8 घंटे अपने लेजरली एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए और 8 घंटे सोने के लिए होना चाहिए। तो अगर वो वर्कर इस बारे में सोएगा कि मैं 14 घंटे काम करके आया हूँ और मुझे 8 घंटे की वेज भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको एक नशे के तौर पर वो टीवी उसके सामने रख दिया जाता है और उसी में खो जाता है। तो यही कमोबेश मिडिल क्लास की भी यही हालत है। तो इसीलिए वो तो ऐसा, जब तक मिडिल क्लास एक बफर है, एक गरीब के बीच में और एक बहुत धड़ांडे जो लोग हैं जिनके पास अरबों रुपया पैसा है, इसके बीच में मिडिल क्लास एक बफर है। जब तक मिडिल क्लास इस मुल्क में है, तब तक यहाँ कोई भी क्रांति, जिस तरह की क्रांति कम से कम माओवादी चाहते थे, उस तरह की क्रांति संभव नहीं है। यहाँ पर सर जो आपने बिहार और झारखंड के बारे में जिक्र किया कि जाति व्यवस्था को लेकर जो और बड़ी नाकामी की वजह ये भी है, उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। तो याद है मुंगेर में एक बार पुलिस वालों को किडनैप कर लिया गया था और वहां पर फिर आपसी झगड़ा हुआ था जाति को लेकर, यादव वर्सेस और ये। तो ये क्या वाकई में इस तरह का आपने देखा? और दूसरा सवाल इस और है कि शहरों में जो अर्बन नक्सल के नाम से अब जिसको सरकार फ्रेम करती, वो क्या चीज है? वाकई में वो एग्जिस्ट करती है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। जाहिर सी बात है कि कई शहरों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, माओवादी आंदोलन के सिंपथाइजर्स थे। और जाहिर सी बात है कि जब आपके कुछ शीर्ष नेता शहरों में, जंगल छोड़ के शहर में रहने आए, तो इसका मतलब ये है कि कोई अर्बन नेटवर्क उनकी मदद कर रहा है। जैसे हम कश्मीर के संदर्भ में कहते हैं कि एक फॉरेन टेररिस्ट आया, तो वो साउथ कश्मीर चला गया, पुलवामा चला गया या कुलगाम चला गया या शोपियां चला गया, लेकिन जो बाहर से आया है उसको कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो वहां कैसे रहना है। जब तक उसके पास एक वहां का लोकल कोई सपोर्ट ना हो, तब तक वो वहां नहीं रह सकता। मैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से माओवाद की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंसर्जेंसी में कमोबेश यही चलता है कि आपके पास जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, लोकल नेटवर्क ना हो किसी तरह का, तब तक आप वहां काम नहीं कर सकते। तो जाहिर सी तौर पर है कि कुछ नेटवर्क तो कहीं कहीं रहे हैं।
चाहे वो सिंपैथी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, अलग अलग इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई कई जगहों पर रहे। लेकिन इससे इसका फायदा उठाकर कई जगहों पर इंडियन स्टेट ने जो जेन्युइन आवाजें हैं, वॉइस हैं, उनको भी दबाने की बहुत कोशिश की। अ, जैसे सुधा जी हैं, सुधा जी भारद्वाज हैं, आपको मालूम है कैसे केस हैं। भीमा कोरेगांव केस में कई सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनका माओवादी आंदोलन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इसमें बहुत साफ है कि आप अपने आप को माओवादी कहते हैं, ये अपने आप में जुर्म नहीं है। जी अगर आप माओवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ये अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है कि अगर आप किसी प्रतिबंधित पार्टी जैसे सीपीएम माओवादिस्ट एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा पाया जाए तो वो क्राइम है। तो इस तरह की चीजों को लेकर कई कई सारे एक्टिविस्ट हैं इस मुल्क में जो वामपंथ विचारधारा के हैं ना, लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन ये उनका कसूर नहीं है। अगर आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो एक बौद्धिक तौर पर उनसे लड़ने की जरूरत है, न कि ये उनको जेल में बंद कर दिया जाए, है ना। तो उसका बहुत बुरा फायदा जो है इंडियन स्टेट ने, इंडियन एजेंसीज ने कई बार उठाया है। जी। और सर वो वाला सवाल था, जाति वाली स्थिति। तो जाति तो आपने बताया, लेकिन क्या वाकई में हमें जो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जो वामपंथी है या फिर जो माओविस्ट है उनमें उतनी जातियां हावी नहीं होती है, लेकिन ये और मिसिर बेसरा आदिवासी थे, उनके उनके वो पहले आप जैसा बता भी रहे कि वो इतनी ऊंची और पहुंच उनकी थी या ऊंचे पद पर पहुंचे, वो एकमात्र ऐसे जी, देखिए, बिहार झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो बिल्कुल सच है कि इवन माओवादिस्ट पार्टी भी जो अल्ट्रा लेफ्ट है, वो भी कई मामलों में ऐसे देखा गया कि जाति से ऊपर नहीं उठ पाए, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा, कई जगह वो क्रिमिनल एलिमेंट घुस गया और वो तरह तरह की उगाही वो करने लगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उगाही करने लगे। वो दूसरी जगह पर भी होता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बिजनेस के तौर पर जिस तरह एस्टैब्लिश हुआ बिहार झारखंड में, वो कहीं और मैंने देखा नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम पीडब्ल्यूजी की भी बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे सिर्फ जाति नहीं, मतलब कई जगहों पर तेलुगु वर्सेस नॉन तेलुगु काडर के बीच में भी काफी भेदभाव हुआ, कई कई मनमुटाव हुए हैं। आपको याद होगा, उड़ीसा के एक बड़े शीर्ष नेता थे, माओवादी नेता सब्यसाची पांडा, उन्होंने भी इस तरफ कई बार इशारा किया। हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में जितनी बार हमने कुछ माओवादी आइडियोलॉग से बात की या माओवादी नेता जो अंदर थे और जो बाहर भी थे, उन्होंने इसकी तरफ कई बार इशारा किया कि थोड़ी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कुछ लोगों के बीच में, खासकर तेलुगु काडर के बीच में, चूंकि पीडब्ल्यूजी का गठन ही उन्होंने किया था, तो उसको लेकर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है माओवादी आंदोलन की कि साहब, जिस पूरे एरिया में आपने जिसको रेयर बेस बनाया, उसको गुरिल्ला जोन बनाने की आपकी तैयारी है, जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं, उस समाज में आपको इतने भी काबिल आदमी नहीं मिले कि वो उसमें अपनी पॉलिट ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी में उसको पहुंचाए। एक दो आदमियों को छोड़कर उसके अलावा नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ये शॉर्टकमिंग जो है, मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं, सीपीएम, सीपीआई के बारे में भी कई बार जो उनके क्रिटिक्स हैं वो इसके बारे में बात करते हैं कि साहब, आपका पूरी सेंट्रल कमेटी तो ब्राह्मणों से भरी हुई है, तो इसमें दूसरी जाति के बारे में आप क्या बात करते हैं, तो उनको ऊपर क्यों नहीं उठाते हैं। हम जर्नलिज्म में कई बार ऐसे बात करते हैं ना कि न्यूज रूम में आप देखिए कितने दलित हैं आपके पास, कितने दलित संपादक हैं, और जो दलित संपादक बने भी उनका क्या हाल हुआ उसके बाद, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो ये हर जगह इस तरह का क्रिटिसिज्म तो होता ही है। कॉर्पोरेट हाउस में कई बार हम ये सोचते हैं कि लीडरशिप में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है ना। तो इस तरह की शॉर्टकमिंग्स माओवादी आंदोलन की भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, ठीक हो जाएगा। तो हाँ। सर, इसमें महिलाओं के
रिक्रूटमेंट में और बहुत तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार हर बार जब भी महिला माओवादी नक्सली जो भी कहें वो पकड़ी जाती थी तो उनके शोषण की उनके बारे में खबरें छपती रही। तो क्या वाकई में उस तरह की स्थिति होती थी, और दूसरा क्या महिलाएं कैसे ज्वाइन कर लेती? देखिए, हमने अपने अनुभव में इस तरह के शोषण तो कहीं देखा नहीं। आपको मालूम है कि मैंने माओवादियों के साथ एम्बेड होकर भी बहुत ट्रैवल किया। और जब मैं ट्रैवल की बात करता हूँ, मैं 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा समय की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में बहुत ट्रैवल हुआ करता था। एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जब हम देखें उस ज़माने में लेट 70s में जब पीपुल्स वॉर ग्रुप के जनक कोंडापल्ली सीतारमैया ने एक अलग गुट बनाने की बात रखी, जो पीपुल्स वॉर ग्रुप बना बाद में। उसमें जब स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लोग जाते थे और बाहर समाज में ये लोग ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज बना के जब जाते थे, एक बहुत बड़ा रीजन इसका कि महिलाएं इसमें क्यों जुड़ी, वो इसलिए थी क्योंकि उनको इसमें एक राहत मिली एक तरह से। क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं हैं, पहले आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, तब तेलंगाना नहीं हुआ करता था। जो महिलाएं थी जो माओवादी आंदोलन में आकर्षित हुई, वो उनमें से काफी सारी महिलाएं ऐसी थी, मैक्सिमम महिलाएं ऐसी थी जो मार्जिनलाइज्ड, मतलब गरीब परिवारों से आती थी, दलित परिवारों से आती थी। कई जगहों पर ऐसा होता था कि उनके पति उन्हें मारते थे शराब पीकर, और इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा थे वो, कुछ इस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आती थी। तो जब वो माओवादी आंदोलन से जुड़े तो उनको उसमें एक आशा की किरण दिखाई दी। एक तो ये था कि वहाँ उन्हें एक इक्वली देखा जाता था, इक्वालिटी उनको दिखी, और उनको एक डिग्निटी दिखी उसमें कि हम यहाँ पर हैं, सब एक दूसरे को कॉमरेड कह रहे हैं। तो वो एक अपस्विंग उसमें लगता है कि इसमें मतलब कुछ खास बात है। एक चूंकि कोहेरेंट, इसमें सोशियोलॉजिस्ट का भी काफी काम है कि आप एक ग्रुप का जब हिस्सा बनते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है कि हमने बंदूक उठाई है, एक यूनिफॉर्म पहनी, हम एक ड्रिल का हिस्सा है, एक लोग का हिस्सा है। ये इनको हम लाल सलाम कहते हैं, साथी कहते हैं, तो हम जुटते हैं। तो इसके वजह से भी काफी सारी महिलाएं जो है वो शहरों से, गांव से, आंध्र प्रदेश के गांव से, आदिलाबाद से, करीमनगर से, बहुत बहुत सारी महिलाएं हैं। उनके इतिहास सीपी माउस ने कई बार छोटे छोटे स्केचेस उनके बनाए हैं। भोला राम स्वरूपा, ये छोटी छोटी बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाले महिलाएं थी, दलित परिवारों से आती थी। काफी सारे नाम हैं जिनकी फेहरिस्त बड़ी है और मुझे कई सारे नाम उसमें याद नहीं है अभी। यही मॉडल जो है, जब वो आदिवासी एरियाज में गए, यही मॉडल उन्होंने वहां भी अपनाया। क्योंकि अलग अलग तरह की समस्याएं होती थी, लेकिन वो जब वो पहले काडर गिरे, जब पहला काडर घुसे जून 1980 में 7 जगहों पर, तो मैं जो उस काडर का हिस्सा थे, जैसे किशन जी के भाई जो अब सरेंडर जिन्होंने किया, और कई सारे लोगों, इनसे मैंने लंबी बातचीतें की हैं, और उन्होंने ये उस वक्त के बारे में बताते हैं कि आदिवासी समाज में भी अलग अलग, जैसे गोंड आदिवासियों में कुछ प्रथाएं हैं, तो उसके प्रति वो पहले काफी केयरफुल थे कि ताकि वो बिल्कुल ही ना उसमें लाइक भूल लेना चाइना शॉप घुसे और वो सब तोड़ दें और वो गुस्सा हो जाए। तो धीरे धीरे वो उनको जो समाज में वहां कुरीतियां लग रही थी कि महिलाएं जब एक दौर से गुजर रही तो उनको आइसोलेट करके गांव के बॉर्डर पे रखा जाता है। तो कुछ कुछ धीरे धीरे उन्होंने वहां भी बदलाव जो है वो शुरू किए। तो आपने देखा फिर आदिवासी समाज से भी काफी सारी महिलाएं जो हैं माओवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित हुई। और मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम फार्क की क्या स्थिति है, लेकिन अदरवाइज ये एक इकलौता इंसर्जेंट ग्रुप है जिसमें महिलाओं की इतनी पार्टिसिपेशन है, ऑलमोस्ट 50% पार्टिसिपेशन मोटा मोटा। और औरतें लीडरशिप रोल में भी गई, सेंट्रल कमेटी में ना गई हूँ, लेकिन एक्टिव रोल्स में गई हैं।
काफी बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं। इनफैक्ट जो काफी सारे शीर्ष नेता हैं, जैसे नर्मदा दीदी हुआ करती थी एक जमाने में, और बहुत गढ़चिरौली में, और बहुत उनकी जो बॉडी गार्ड्स थी वो सब महिलाएं थी, जी। है ना। तो हम भी कई बार जब एम्बेड होके जाते थे तो हमको भी एक हमसे तो नहीं कहते थे, लेकिन हमको समझ में आ जाता था कि ये हमारी बॉडीगार्ड है, इनका काम है कि मैं कहीं आंखों से ओझल ना हो जाऊं जंगल में। तो वो भी बहुत बार ऐसा होता था कि वो महिलाएं होती थी, और बिल्कुल छोटी महिलाएं, इन देयर 20s लेट 20s, इस तरह की महिलाएं होती थी। तो वो जो डिग्निटी है, वो जो एक सेंस ऑफ मूवमेंट है, वो महिलाओं को सीपीएम हाउस में कई जगहों पर मिला। कई जगह पे हमने इक्का दुक्का चीजें कुछ पुलिस के विश्वस्त सूत्रों से सुनी। लेकिन इसके अलावा जब भी हम एम्बेड रहे, या बाकी मोटे मोटे तौर पर हमने इस तरह की कभी कोई घटना नहीं सुनी कि इस तरह अंदर जो है शीर्ष नेता वहाँ महिलाओं का शोषण करते हैं। इस तरह की हमने कभी खबर नहीं सुनी। सर, अब तो आखिर में लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और जिस तरह से इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, वो क्या लगता है, वो मैसेज जो जिस समाज ने जिस वजह समाज की जिस बुराई ने माओवादियों को जन्म दिया, वो मैसेज नहीं खत्म हुआ। वो लग रहा है कि जिस तरह से मारा जा रहा है, मारे गए या जिनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो उनके साथ हश्र हुआ, तो वो सरकार जो समझौते वाली बातचीत है और मैसेज देने में नाकाम रही, खासतौर से छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा हुए। जी, देखिए, इसको बड़ी सेंसिटिविटी से डील करने की जरूरत है। इसी की तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टेट का पूरा माइट होता है, तो उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि चलिए, आपको इस बात की जरूरत महसूस हुई क्योंकि इतना मूवमेंट इतना बड़ा हो गया था, और भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया था, और तमाम जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इतने एम्बुशेस हो रहे थे। आपने देखा कि किस तरह के एम्बुशेस झारखंड में भी हुए, और एक तरह जिन लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने उठाया था उनके खिलाफ चले गए, वो तो ठीक है। आपने उसकी दृष्टि से जो किया वो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद वहां के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ। कहीं ये ना हो कि वहां के जो सारे संसाधन हैं, जो तमाम तरह की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पूंजीपतियों को चले जाएं, और आप डेवलपमेंट के नाम पे वो सड़क बना के वहां से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाल के छोड़े। तो ये मैं आशा करता हूँ, और मेरी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना ये है कि ये जो हमारा डर है, जिसे हम अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सच ना निकले, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है हमने किताब भी लिखी थी जिसमें एब्सेंट स्टेट उसका नाम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसर्जेंसी को एक एक्सक्यूज बनाया जाता है मिस गवर्नेंस के लिए, कि साहब हम अंदर नहीं जा सकते, स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि वहां तो माओवादी हैं, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ तो माओवादी हैं, है ना। तो अभी तक जो भी वहां थोड़ा बहुत काम हुआ, वो सुरक्षा बलों के, सीआरपीएफ के कंधे पे आपने काम किया है ना। अभी भी वहां सरकारी अस्पतालों की स्थिति तो कुछ नहीं है। अभी भी जो थोड़ा बहुत इलाज वहां, मैं खासकर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो भी पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, आपने कहीं कहीं सिंपैथी के पॉकेट्स बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि सीआरपीएफ में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो समझदार हैं, ऑफिसर हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो ये चीज समझते हैं कि वहां पर क्या हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, जिन्होंने मेरी किताब हेलो वस्त्र पढ़ी है, और यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं वो अलग अलग तरह की चीजें कहते हैं उसके बारे में, लेकिन जो सीआरपीएफ के ऑफिसर जिन्होंने वहां काम किया है और जिन्होंने वो किताब पढ़ी है, उनको मालूम है कि जो मैंने उसमें लिखा वो सच्चाई है, और उस सच्चाई के बारे में वो हमसे बात करते हैं। तो कई सारे समझदार ऑफिसर जो थे, जो सीआरपीएफ का और बाकी आपके यहाँ बाकी सुरक्षा बल भी, पुलिस भी, लोकल पुलिस भी, काफी अच्छे ऑफिसर मैंने अपने अनुभव में पाए, जिनको ये समझ में आ गया कि उनकी जो ड्यूटी है वो उन्हें करनी है, लेकिन उस ड्यूटी में
कम से कम कोलैटरल डैमेज हो, जी। और उस ड्यूटी में जितना भी वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में वहां के लोकल जिस गांव में वो थे वहां तक वो फायदा पहुंचा पाए। ये उन्होंने जी। कई बार किया। कई कई बार तो शादियों में मैंने देखा कि सीआरपीएफ के ऑफिसर गए हैं, और मलेरिया जिनका हुआ है या प्रेगनेंसी में डिलीवरी में मदद कई की। बार चॉपर सर्विसेज का यूज हुआ है। वो किसी सरकार ने दिल्ली में बैठ के नहीं किया, है ना। जी। उसमें कोई ये नहीं है कि गृह मंत्री से इजाजत लेकर उन्होंने ये किया है या किसी स्कीम के तहत किया है। वो कई बार एक अच्छा ऑफिसर होता है जिसको मालूम है कि ये मेरे मीन्स के विद इन है, ये मैं कर सकता हूं एक फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए। ये उस लेवल पे काम होता है, और वो जी। लेवल का काम भी हमारे जो मित्र हैं कई सारे हैं, उन्होंने अपने अपनी अपनी लेवल पे वो काम किया है, और वो काम आपको कई जगह पर दिखता है। उसके रिजल्ट भी उनको बाद में मिलेंगे, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो सीआरपीएफ में हो। तो ये अब सुरक्षा बलों का जो वहां काम था, अब वो कैसे हुआ उसके बारे में, ये सब्जेक्टिव मैटर, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुरक्षा बलों जी। ने देखिए अपना काम किया, फॉरवर्ड बेसिस एस्टैब्लिश कर दी। हर किलोमीटर सड़क बनने पे कितने सारे सीआरपीएफ जवानों ने शहादत दी, है ना। दो दो तीन तीन ऑन एन एवरेज मारे गए। आपको मालूम है सारे इंसिडेंट। लेकिन जी। अब क्या है? अब सीआरपीएफ या एसएसबी या इसके सीआईएसएफ के भरोसे आप नहीं रह सकते, नहीं अब रह पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। अब जो है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को वहां अपना काम करना होगा। वहां सकते। भारत सरकार में चाहे कोई भी सरकार रहे, उसको वहां अपना काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये वहां से गायब ना हो जाए। कुछ कुछ लोग उससे इमेंस प्रॉफिटेरिंग करें, और वहां के लोगों में आप बस वो एक छोटा सा मोबाइल फोन देखकर आपने कहा कि साहब अब मोबाइल नेटवर्क यहाँ चल रहा है, बस प्रगति प्रगति आ गई है और सड़क हमने बना दी है, क्योंकि हमने अपने जो गाड़ियां हैं उसमें घुसानी है ऑपरेशंस के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी इसी बात पर इस बात का दारोमदार होगा कि बस्तर बस्तर में प्रतीकात्मक रूप से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पूरे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के जो प्रभावित एरिया है सबके बारे में सच है, चाहे वो गढ़चिरौली हो चाहे वो लातेहार हो। यहाँ जी। पर यहाँ पर आगे आगे की रूपरेखा, आगे का फ्यूचर कैसे तय किया होगा, ये इसी बात पर उसका दारोमदार होगा।